वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम अपनी अकाउंटेंसी की सीरीज़ के साथ इस बार चल रहे हैं। देखो, कल आपको पहला चैप्टर 12th अकाउंटेंसी से थ्योरी का मिला। अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल बेसिकली हम स्टेजेस में स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे? लाइक जो हमारा एक अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, उसके जो पार्ट्स हैं हम हर पार्ट पे पहले ग्रिप मजबूत करेंगे, ताकि जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कोई सा भी लेवल सेट किया जाए वो हम कवर कर सकें ईजीली। तो वही है कि हम पूरा अकाउंट एक साथ ना कवर करते हुए उसके वर्किंग नोट्स पे पहले वर्कआउट करेंगे। हालांकि इसमें वर्किंग नोट्स है नहीं, लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुई, उसको पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। जैसे आपका पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर देखा जाए तो वो 5 पॉइंट्स पर ही डिपेंडेंट है। पहला क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी कैलकुलेशन अगर आपको आ जाती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और फिर अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन में आ जाए तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके बाद, या और भी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएंगी। देन वी हैव सैलरी और कमीशन। अच्छा, सैलरी तो आसान होती है, वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 ट्रिक्स हैं। क्या? अगर पर मंथ में दिया है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टर वाइज दिया तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अगर कोई रिजर्व क्रिएशन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ये छूट जाता है इस वजह से कि कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है, तो इसका भी देखेंगे हम लोग। देन वी विल स्टार्ट आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्टली वी विल स्टडी और वी विल अंडरस्टैंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत इन द सेंस अच्छी खासी पकड़ करनी पड़ेगी इन टॉपिक पे। तो आज की क्लास में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? 2 इंटरेस्ट पहले सीखेंगे। पहला क्या? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड एट द लास्ट मोमेंट वी विल डिस्कस द कमीशन एज वेल। लास्ट मोमेंट को या वेरी लास्ट, जब वीडियो एंड हो रहा होगा उस समय कमीशन भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठे होंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझ में आए वो साथ में लिखते रहिएगा, लिखते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि हर बार वीडियो चलाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि बार बार आप यूट्यूब पर आएंगे और ये वीडियो देखेंगे। इससे अच्छा आप अपने कॉपी में जैसे कीवर्ड्स लिखते हैं ना इंग्लिश में कि ये मेरे मेन पॉइंट्स हैं, इसको मैं आंसर में लिखेंगे, वैसे ही यहाँ भी आपको जितना समझ में आए या जो इम्पोर्टेंट कहा जाए वो आप मार्क कर लीजिए, ताकि वो आपके फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट दे। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? सो इट इज़ अ कंपनसेशन पेड टू द पार्टनर्स ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये एक तरीके से कंपनसेशन होता है जो पार्टनर्स को मिलता है। अब किस बात का कंपनसेशन? वो जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उन्हें वो रिटर्न मिलता है। भाई, कोई क्यों भी अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा जब तक उसे रिटर्न में कुछ ना मिले। मान लो आपसे मैं कहता हूँ आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, वाई विल यू गिव मी? अब मैं कहता हूँ कि आपको मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा, आप भाग के आएंगे, दौड़ के आएंगे कि साहब ले लो। सो इट इज़ द कंपनसेशन पेड टू द पार्टनर्स ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये इन्वेस्टमेंट करने का एक वो लालच दिया जाता है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे आपकी कैपिटल पर, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। सो दैट इज, देखते हैं ये क्या है और इसमें कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बहुत आसान है। उससे पहले कुछ प्रोविजन दिए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कोई सेक्शन डिफाइंड नहीं है इसका, लेकिन क्या है वो देखो। 3 केस बना दिए इसके। ठीक, पहला केस, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या है पार्टनरशिप एग्रीमेंट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चन में वहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसका प्रोविजन क्या है या इसका सोल्यूशन क्या है? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट आप कैपिटल पर नहीं देंगे, सिंपल, बात खत्म। केस 2, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्रीमेंट में है बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। लेकिन वहां यह नहीं बताया जाएगा कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक, उस केस में आप क्या करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट कब दोगे आप? जब वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन बाई चांस लॉस हो जाए, इन केस ऑफ लॉस, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। यानी दो केसेस याद रखिएगा, अगर डीड साइलेंट है, कोई कैपिटल नहीं देंगे आप, इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पे। अगर लॉस हुआ है तब भी आप कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पर। बी, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं आपको मुनाफा हुआ 1 लाख का और आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट की, वो आती है 20-30 हज़ार रुपए की सारे पार्टनर्स को मिला के। देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आप पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को देंगे। क्यों? आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है उन्हें पे ऑफ करने के लिए। यहां तक क्लियर है? सी वाला पॉइंट देखिएगा, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। अब उसी केस को रिवर्स करते हैं। मान लेते हैं आपका प्रॉफिट है 30,000 रुपए का, 30,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक। लेकिन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सारे पार्टनर्स का मिलाकर अगर देखें तो वो हो जाता है 80,000 रुपीज़ का। आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है उस केस में। तो अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब पैसा तो सिर्फ प्रॉफिट भर का ही देना है ना, हमें लॉसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन 30,000 प्रॉफिट है तो हम उस 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन एज इंटरेस्ट करेंगे। किस रेशियो में? जितना आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा होगा उस रेशियो में आप ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप केस 1 एंड केस 2 के 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। पहला क्या था? अगर डीड साइलेंट है, आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, छोड़ दो, नहीं देना है, बात खत्म। नेक्स्ट केस, अगर लॉस हुआ है, भैया घाटे में हम हैं, आपको क्या दे दे, भाग जाओ, भगा दिया। बी पार्ट, क्या अगर प्रॉफिट अच्छा खासा है, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, फुल इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट दे दीजिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास, प्रॉफिट है बट नॉट सफिशिएंट और नॉट इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट, तो उसके रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में दे देना कि वो आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट या केस थर्ड देख लो, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अब भाई डीड भी है और वहां लिख भी दिया कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अब उस केस में आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, आप घर से लाके दें, दैट्स अनदर थिंग। ठीक, इसमें 2 वर्ड नए हैं, वो देख लेना। क्या? पहला चार्ज है, देन चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब अगर चार्ज है तो वो आपके ऊपर एक तरीके का जुर्माना है या एक आपके बाइंडिंग है कि अब आपको देना ही देना है, आइदर यू आर सफरिंग प्रॉफिट्स और हैविंग लॉसेस। क्लियर? नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर एप्रोप्रिएशन में है तो आप अपने उस प्रॉफिट के एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दैट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वह प्रॉफिट का अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता। क्लियर? आगे देखें। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी होगा। कैसे? यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतना लंबा फॉर्मूला है या कुछ भी है। सिंपली बहुत इजी वे में आपको सारा कुछ गिवन होगा। जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने फ्लैश हो रहा है। क्या? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक, 2 पार्टनर्स हैं। दियर कैपिटल अकाउंट्स शोड द बैलेंस ऑन April 1, 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक, 1 अप्रैल 2015 को ए की कैपिटल 4 लाख, बी की कैपिटल 3 लाख। ऑन August 1, 2015 they introduced further capital of ₹50,000 and 40,000 respectively। मतलब ए 50,000 रुपये लेके आया और बी 40,000 रुपये बिजनेस में लेके आया। आगे, बी विड्रू, बी ने पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 1 मार्च को 2016। इंटरेस्ट इज अलाउड,
अब इंटरेस्ट कितने पे देना है? एट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल्स। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2016। क्वेश्चन क्लियर है? क्या हुआ है इसमें? देखो, इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, उस पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो देख लो। पहली चीज़, इंटरेस्ट आप तब तक के देंगे जब तक कोई भी कैपिटल में चेंजेस ना आया हो, मतलब आइदर ऐड ना हुआ हो और ना ही कुछ विड्रॉ हुआ हो, उन टाइम तक देना है। पहली ए के लिए कैलकुलेट करवाना है, देखने के ऑन 4 लाख फॉर 4 मंथ्स। 4 लाख पे हम 4 महीने इंटरेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि उसने अप्रैल 1 से अगस्त 1 तक 4 लाख अपने बिजनेस में उसका रहा। जितना अमाउंट आपका बिजनेस में सस्टेन करेगा उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस रेट पे। तो यहाँ पर फ्रॉम अप्रैल 1, 2015 टू 31 जुलाई 2015 तक का 4 महीने का आपको इंटरेस्ट 4 लाख पर मिलेगा। वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है 8,000 रुपये। ठीक, साइड में लिख लिया। नेक्स्ट, अब वो 50,000 और लेकर आया है बिजनेस में, 50,000 और लेकर आया था। देखना, ऑन अगस्त 1, 2015 दे इंट्रोड्यूस्ड, तो ए 50,000 लेके आया, तो अब उसकी कैपिटल हो कितनी गई? 4,50,000। क्या उसके आगे कोई चेंजेस हुए हैं मतलब पूरी उसकी कैपिटल में? क्या वो किसी और तारीख को कुछ उसने ऐड किया है या विड्रॉ किया है? नहीं किया ना। यानी फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ही सस्टेन्ड दैट कैपिटल, मतलब ही वॉज with 4,50,000 till 8 months of last 8 months। तो आप अगस्त 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक 4,50,000 पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब 18,000 इसका आता है 4,50,000 पर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल इंटरेस्ट ए को कितना मिलेगा? 26,000। आई होप क्लियर होगा ये। अब बी का देखते हैं, बी को कैसे मिलेगा? बी को भी ऐसे ही मिलेगा, जितने दिन के लिए जो कैपिटल रही है उस पर उतने दिन का आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे पहले 3 लाख उसके 4 मंथ्स के लिए रही, तो आप 3 लाख पर 4 मंथ का इंटरेस्ट दे देते हैं। फिर उसने 40,000 इंट्रोड्यूस किए थे बिजनेस में, 40,000 उसने इंट्रोड्यूस किए थे। आप अब उसकी कैपिटल हो कितनी जाएगी? 3,40,000। लेकिन उसने मार्च 1 को कैपिटल विड्रॉ की थी, तो यानी कि वह कैपिटल जो उसकी 3,40,000 हुई वो 7 महीने तक आपके पास रही। मार्च 1 में फिर चेंजेस आए हैं, आप उन चेंजेस वाली डेट्स पर इंटरेस्ट चेंज कर दीजिए। ऑन मार्च 1 उसकी कैपिटल फिर चेंज हुई है, कितने से? 15,000 से विड्रॉल हुआ है, आपने विड्रॉ लेस कर दिया। ऐड होगा तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में प्लस करके आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, अगर विड्रॉ हुआ है तो लेस करके आप कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर 6,000 4 महीने का, फिर नेक्स्ट 7 मंथ का 11,900 एंड फॉर लास्ट 1 मंथ 1,625 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट गेट्स टू 19,525। सो दिस वॉज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप साथ में लिख लो, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जितने महीने जो कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में रही है आप उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दें। मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर अराइज होते हैं, या तो एडिशन होगा या विड्रॉल होगा। तो जिस भी डेट से एडिशन या विड्रॉल हुआ है उस मंथ से उसकी कैपिटल चेंज करके आगे उस नई कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, वही अगला हमारा पॉइंट है। क्या? एडजस्टमेंट शुड बी मेड ऑन ऑफ एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक लास्ट और इसी में है, क्या? टाइम कैलकुलेशन। इसमें बहुत टाइम कैलकुलेशन इज असेंशियल। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी कैपिटल इसकी इतने मंथ्स हमारे बिजनेस में थी, इतनी कैपिटल इतने मंथ्स रही। ठीक, वो पार्ट आपको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करने पे उसको दे रहे थे, यहाँ पर अगर वह कुछ ड्राइंग्स करता है तो हम उससे चार्ज भी करेंगे। क्या डेफिनेशन दे लेते हैं, इट इज़ द अमाउंट दैट इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन दियर ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। पैसा बिजनेस से निकालेगा वो, उस पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, कि भाई आप इतने दिन के लिए ये पैसा लेके गए थे हमसे, आप इस पर इतना इंटरेस्ट हमें दे दीजिए। क्लियर? देखें कैसे, देख लो। इसके दो मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्कस्ड हियर। पहला मेथड सिंपल मेथड, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आप हर ड्राइंग की अमाउंट पर सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या 40,000 जब उसने ऐड किया था तो हमने टोटल कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया था या उन 40,000 पर दिया था? टोटल पर दिया था ना। ऐसे ही अगर ड्राइंग का केस में मान लेता हूँ कि आपने पहली तारीख को 10,000 रुपये निकाले, फिर 10 तारीख को आपने और 10,000 निकाले, तो टोटल ड्राइंग हो कितनी गई आपकी? 20,000। लेकिन सिंपल मेथड कहता है आपको हर ड्राइंग का अलग कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा। तो 10,000 का पहली तारीख का आप अलग कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑफ 20th you have to calculate separately on each amount of drawing from the date of drawing till the closing of accounting period। या जब तक आप वो ड्राइंग, मतलब जब तक आपका वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज ना हो जाए तब तक आप उसका डेट कैलकुलेट करके उस पर निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। नीचे फॉर्मूला दिया है, उसकी मदद से हम निकालेंगे। कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना आपने अमाउंट निकाला है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स बाय 12। अच्छा, सेम यही फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी है। हम पीछे डिस्कस करना थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। क्लियर? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स बाय 12। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था, पीछे शायद स्किप कर दिया, वो अब बता रहा हूं। ऐसा ही सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्या? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स बाय 12। दिस वाज द सिंपल मेथड। अगला है आपका प्रोडक्ट मेथड। अब देखो वो क्या कहता है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड। पहले हम सारे प्रोडक्ट्स निकालेंगे, उसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। उसकी ड्यूरेशन से पूरा मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडिड। उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ। हम एक एवरेज 1 मंथ का बेसिक ले लेंगे और उस पर हम निकालेंगे। इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड ईच टाइम। हमें हर बार एक सेपरेट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में। फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस मेथड। देखो फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज आपको दिख रहा होगा। पहला ही चेंज क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं लिखा है, यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिखा है। जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसका टोटल करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में देखिए 1/12 लिखा है। सिंपल मेथड में मंथ्स अपॉन 12 था, यहाँ 1/12, मतलब यहाँ पे आपको एक एवरेज बेसिक मान लेना है 1/12 करके। मंथ्स नहीं, यहाँ पे आपको सीधा 1/12 ही रखना है हर केस में। क्लियर? कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं जो आपकी कैलकुलेशन में मदद करेंगे। देखो क्या पॉइंट्स हैं। अगर पर एनम वर्ड दिया है, मतलब जब हम रेट देख रहे होंगे तो वहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर पर एनम वर्ड दिया है
फिर से बोल रहा हूँ, पर एनम वर्ड अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है देन यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट वर्ड। उसके अपने सिग्निफिकेंस हैं क्या। आपको फिर जो वो मंथ का कैलकुलेशन है वो 6 मंथ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर पर एनम वर्ड गिवन है देन यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट एट 6 मंथ्स। अगर पर एनम वर्ड दिया है देन यू हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6 मंथ बेसिस। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। हम यहां पर एग्जाम्पल हमने इन सिंपल या प्रोडक्ट मेथड पर नहीं लिए हैं। पहली चीज आपको ये स्पेसिफाई कर दूं, कोई भी एग्जाम्पल सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से नहीं रिलेट करेगा। हमने स्पेशल केसेस वाले लिए हैं। मेथड सेम है, आपको फॉर्मूला दोनों वहीं दिखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द केसेस आई एक्सप्लेन्ड। हमने जो केसेस डिस्कस किए ना उससे थोड़ा सा अलग लिया है मैंने ये एग्जाम्पल। उन केसेस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर कोई एक केस बना दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ए बी सी 3 लोग पार्टनर्स हैं। पहला ए के लिए क्या सिचुएशन दी गई है, ए ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपीज निकालता है। क्लियर। बी के लिए कहते हैं कि बी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख को वो 10,000 निकालेगा। सी के लिए है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडिल में वो निकाल रहा है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। आपको पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब रेट 8% पर एनम दिया है। ठीक, यहां पर एनम वर्ड का उतना सिग्निफिकेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर ही 3 सेपरेट केसेस दिए हुए हैं। ठीक, पहला केस क्या है, हर मंथ। और एक बात, जब भी ऐसे केसेस आपको दिखें, एवरी मंथ मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, देन यू हैव टू ट्रीट देम ऑन एवरेज बेसिस। आपको इनका एक एवरेज टाइम पीरियड निकालना होगा। कैसे, वो देख लेते हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचेगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो टाइम बचेगा आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। ठीक, ए का पहले मैंने यहां कैलकुलेट किया है, देखो कैसे। इफ ड्राइंग ऑफ अ रेगुलर अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बहुत सिंपल, मैं अगर मंथ्स गिन के बताऊं, अप्रैल से मार्च तक का हमारा ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर। हम मान लेते हैं 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की, तो बताओ कितना टाइम बचेगा उसकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद। एग्जैक्ट 1 ईयर बचेगा, मतलब 12 महीने उसके पास हैं। तो पहली वाली अमाउंट मंथ आपको क्लियर है ना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे, 12 मंथ्स उसके पास हो गए। लास्ट ड्राइंग का देखो, क्या वो 31 मार्च को निकालेगा? नहीं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहा है ना, यानी कि वह लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, 1 मार्च को। अगर पहली मार्च को वो ड्राइंग निकाल रहा है तो टाइम बताओ कितना बचेगा ईयर क्लोज होने में। अभी 1 महीना है ईयर क्लोज होने में। दैट्स व्हाट रिटन हेयर, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2, और इन शॉर्ट 6 1/2, 6 होल 1/2, 6.5 months आर देयर टू बी इंटरेस्ट चार्ज्ड। देखो इंटरेस्ट
अब ये 1,20,000 कहाँ से आया, वो एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ, यानी कि टोटल मंथ कितने हैं 12, 12 महीने में उसने कितने निकाले होंगे 1,20,000। अगला है रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्लियर है क्वेश्चन? ये नहीं, अगला एक और देखो और क्लियर होगा। क्या? बी का केस देखते हैं। बी ने हर मंथ के लास्ट में ड्राइंग की थी, हर मंथ के लास्ट में ड्राइंग की थी, यानी कि पहली ड्राइंग उसने कब की होगी 30 अप्रैल को की होगी। अब अगर 30 अप्रैल को उसने ड्राइंग की है तो ईयर क्लोज होने में कितना टाइम है 11 मंथ, 11 महीने का टाइम है हमारे पास। बिल्कुल सेफर साइड पे हम 11 मंथ लेकर बैठे हैं। लास्ट ड्राइंग चेक करो, उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? क्या पहली मार्च को की होगी? नहीं, उसने 31 मार्च को की होगी लास्ट ड्राइंग। और ईयर क्लोज कब होगा? उसी दिन। कितना टाइम बचेगा? 0 मंथ, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद 11 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग 0 मंथ डिवाइड बाय 2, दैट गेट्स टू 5.5 मंथ। क्लियर? फिर से 1,20,000 क्यों? 12 महीने उसने निकाले हैं 10,000 पर मंथ के रेट से। क्लियर? आई होप सो क्लियर है। नहीं क्लियर हो फिर से आप कमेंट करिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। सी को कैसे छोड़ दें भाई, सी का भी देखते हैं। उसने मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला है, मिडिल, यानी कि पहली अप्रैल भी नहीं 30 अप्रैल भी नहीं, 15 अप्रैल को उसने निकाले हैं। तो 15 अप्रैल को अगर वो निकालेगा तो उसके पास ईयर क्लोज होने में कितना टाइम है? 11 महीने तो सेफर साइड पे हैं, प्लस 15 डेज इस महीने के भी तो आप जोड़ेंगे तो 11.5 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है। लास्ट ड्राइंग पे चलते हैं। क्या उसने पहली मार्च को निकाले हैं? नहीं। 31 मार्च को निकाले हैं? वेरी बिग नो। 15 मार्च को निकाले हैं उसने पैसे। अब 15 मार्च को निकाले हैं तो कितना टाइम है अभी? 15 दिन यहाँ भी तो बच रहे हैं, यानी कि 0.5 मंथ्स रह गए। दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 6 मंथ्स आपका एवरेज बचेगा। बताइए क्लियर? 1,20,000 यहाँ भी क्यों? क्योंकि यहाँ भी उसने 12 महीने पैसे निकाले हैं एट 10,000 पर मंथ। कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप मंथ का कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, हमने क्वार्टर का डिस्कस किया था ना, उस पर भी नज़र डाल ही लेते हैं कि क्वार्टर्स में क्या केस आप चलाएंगे। तो ये एग्जाम्पल 2 है हमारा। पहला एग्जाम्पल क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, दोबारा से इसको सॉल्व कराएंगे, बिकॉज क्लास इज ऑन योर डिमांड। अब यहाँ पर क्या है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप। यहाँ पर एक ही बंदा है नवदीप, जिसने मतलब जिस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपको ड्राइंग्स पर चार्ज करना है। 3 केसेस क्या? पहला केस, विड्रॉल 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 20,000 उसने निकाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट केस, इफ ही विड्रॉज 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो एट द एंड निकालेगा 20,000 हर क्वार्टर के तब। थर्ड केस, इफ ही विड्रॉज 20,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो बीच के क्वार्टर मतलब मंथ जो आपका क्वार्टर है उसके बीच वाले मंथ्स में निकालेगा तब। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज फ्लैश होगी, उसको अच्छे से देखेंगे। हमारे पास टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। 3 मंथ का हर ईच क्वार्टर होता है। वो देखो आपकी स्क्रीन पर भी यही आ रहा है क्वेश्चन की साइड में। तो उससे हम रेफरेंस लेते रहेंगे। यहाँ भी आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्लियर? एवरेज पीरियड तो यहाँ भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ भी वही, इसने पहली अप्रैल को पैसा निकाला है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी अप्रैल के मंथ में पैसे निकाले हैं इसने। क्लियर? तो 12 महीने अब भी बचे। अब इसकी लास्ट ड्राइंग जो कंफ्यूज आपको करेगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी इसका लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च वाला। वो देखो लास्ट वाला है। तो ये कब निकालेगा? मार्च में निकालेगा? नहीं। क्यों?
क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ है, बिगिन कब हुआ है, जैन में, तो यानी ये 1 जैन को लास्ट ड्राइंग कर लेगा अपनी। अब लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, जैन फेब मार्च, 3 महीने सेफर साइड पे बचेगा यहाँ भी। तो अब आपका एवरेज पीरियड कितना होगा, 12 मंथ प्लस 3 मंथ, क्लियर ना, डिवाइड बाय 2। और उसके बाद अब वहाँ पर मंथ था तो 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 80,000 ड्राइंग्स हो गई आपकी, आपने कैलकुलेट कर लिया। बताइए कोई डाउट। अगला केस देखते हैं, केस बी क्या है। अब आपने क्या कहा कि हर मंथ के एंड में, सॉरी हर क्वार्टर के एंड में उसने निकाले हैं, हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। तो अब जब क्वार्टर के एंड में निकाले हैं तो ऊपर वाले का क्वार्टर एंड कब हो रहा है, मतलब पहली ड्राइंग का क्वार्टर एंड कब करेगा, अप्रैल में जून में करेगा, 3 अप्रैल में जून का पहला क्वार्टर, जून की 30th को ये निकालेगा, ड्राइंग करेगा। अब जून के बाद कितना टाइम आपके पास बचेगा, एग्जैक्ट 9 मंथ्स आपके पास बचेंगे, ठीक, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, क्या इस बार भी जैन में करेगा, 30th जैन को, नहीं, 30th जैन तो इसका क्वार्टर के स्टार्टिंग की लास्ट डेट है। हमें क्या चाहिए, एंड डेट ऑफ क्वार्टर, तो वो कौन सी होगी, 31 मार्च, क्लियर ना, 31 मार्च। तो 9 + 0, अब क्या 31 मार्च के बाद कोई दिन रहेगा आपके ईयर क्लोज होने में, नहीं रहेगा, तो 9 + 0/2 = 4.5 मंथ्स। इंटरेस्ट 80,000 यहाँ कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे। बाकी है लास्ट केस में क्या था, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक। अगर मिडिल की बात आई है तो 15 तारीख तो आपको माननी पड़ेगी कि 15 को इसने निकाला होगा। कौन सी 15 को, चेक करो, पहले क्वार्टर में, अप्रैल, मई, जून, यानी कि मई के मिडिल में, यानी 15 मई को उसने निकाले हैं। पहली चीज़, मई के बाद कितने दिन रह जाते हैं, एग्जैक्ट टाइम 10 मंथ्स, आपने 10 मंथ तो लिख लिए, लेकिन निकाले कब है, 15 मई को। अभी भी आपके पास 15 दिन रह गए, यानी कि 10 महीने 15 दिन। इन शॉर्ट 10.5 मंथ आपके पास रिमेनिंग है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भैया लिख दिया हमने। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, फेब के 15 को करेगा, 15 फेब को करेगा, क्यों, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फेब की 15 को आप कैलकुलेट करेंगे, तो फेब के 15 दिन प्लस मार्च का पूरा महीना आपके पास सेफ है, तो 1.5 मंथ्स, यानी कि अब इसका भी 6 मंथ एवरेज पीरियड आ गया। इंटरेस्ट यहाँ भी 80,000, क्यों, क्योंकि 4 क्वार्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर और कर देता हूं कि एवरेज पीरियड आपको कब कब यूज करना है, जब आपको इक्वल अमाउंट दिया हो, मतलब हर महीने हर क्वार्टर इतने पैसे निकाले हैं। अगर ड्राइंग्स वेरी कर रही हैं, मतलब अमाउंट अलग अलग है, जैसे अप्रैल में 10,000 निकाले और मई में जाके 20,000 निकाले, वहाँ पर एवरेज पीरियड अप्लाई नहीं होगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एवरेज पीरियड कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने एक अमाउंट टिल या थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट की है, पूरे ईयर आपने एक रेगुलर बेसिस पर अमाउंट्स निकाली हैं, ठीक। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, यहाँ भी देख लेते हैं क्या, एज वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट, नाउ लेट्स चेक सब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। यहाँ भी टाइम कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेज पीरियड एप्लीकेबल है तो वो वाला, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल फॉर्मूले दिए हैं उस पर आप वर्क करेंगे। नॉर्मल फॉर्मूले में जब भी अगर आप एवरेज पीरियड अप्लाई कर रहे हैं तो पर एनम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पीरियड ही एवरेज है। बट अगर ड्राइंग्स वेरी कर रही हैं, मतलब अमाउंट ड्राइंग्स का वेरी कर रहा है, अलग अलग अमाउंट्स निकाले हैं और क्वेश्चन में पर एनम वर्ड दिया है, देन आप 6/12 करेंगे, क्लियर। एंड लास्ट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग टू बी टेकन केयरफुली, और ड्राइंग्स का अमाउंट भी आपको केयरफुली लिखना है, ये नहीं टाइम आपने सही निकाल लिया और अमाउंट आप गलत लिख के बैठ जाएं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 इंटरेस्ट हमने डिस्कस किए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
क्या क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, डेडिकेटेड वीडियो दोबारा इस पर आपको मिल जाएगी। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय बिजनेस टू हुम हु डिड स्किल्ड वर्क देन अदर्स। ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप पे करोगे, मतलब बिजनेस पे करेगा किसको? जिसने एक्स्ट्रा स्किलफुल वर्क किया है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो वो अपनी स्किल से ही तो वहाँ कुछ काम करेगा, मैनेजरियल स्किल से, है ना? तो वो उसको कुछ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, आप उसको कुछ कमीशन दे देते हैं, मतलब इट इज़ सेपरेट फ्रॉम दियर रेगुलर रेम्यूनरेशन। आप जो उसको रेगुलर सैलरी वगैरह देते हैं उससे अलग हटकर कुछ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कमीशन। क्लियर? इसके टाइप्स देख लेते हैं, वो और आपको इजी लगेंगे। कैसे? दो टाइप हैं, एक आप मैनेजर को देंगे एंड अनदर इज पार्टनर्स कमीशन। पहला क्या? मैनेजर्स कमीशन, जो आप मैनेजर को उसकी मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर देंगे, एंड अदर इज पार्टनर्स कमीशन। अच्छा, पार्टनर्स कमीशन का क्या केस है? हम पार्टनर को क्यों कमीशन दे रहे हैं? आपने सुना होगा एक स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। तो जो स्लीपिंग पार्टनर्स है ना, उन्हें सोने दो। जो वर्किंग है, एक्टिव पार्टनर है, उसको एक्स्ट्रा पैसा तो मिलना चाहिए ना भाई, उसने आपका पूरा बिजनेस चलाया, सारा कुछ उसने किया, और वही सिंपल रेगुलर रेम्यूनरेशन मिल रहा है। दैट विल बी अनफेयर, इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है एज अ कमीशन। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, दो केसेस यहाँ भी हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैनेजर्स कमीशन। सो मैनेजर्स कमीशन, एक पॉइंट यहाँ और याद रखिएगा, जो भी कमीशन आप प्रोवाइड करेंगे वो किस वैल्यू पर देंगे? दैट विल बी ऑन नेट प्रॉफिट्स। हमेशा नेट प्रॉफिट्स पर आप प्रोवाइड करेंगे। द मैनेजर इज टू बी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन। इट इज कैलकुलेटेड एज। पहला केस क्या है? ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वो कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर अगर आप देते हैं तो वहाँ क्या होगा? देखो यहाँ पर फॉर्मूला शायद शो नहीं हो रहा है, आपको स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो जाएगा। क्या? इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000 एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द कमीशन विल बी। अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आपको अलाउ करना है कमीशन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी खुद की कमीशन से पहले का आपको अलाउ करना है, देन फॉर्मूला इज, देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10/100, सॉरी नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। जो स्लाइड है वहां पे आपको 10/100 दिख रहा है ना, तो 10 क्या है? उसका रेट है, अपॉन 100 सिंपल नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 है। क्लियर? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 कब का केस है ये? व्हेन यू आर गिवन दैट ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पहले चार्ज करने से। केस क्लियर है? अगला इसी का भाई, ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर प्रॉफिट्स के आफ्टर आप इसको चार्ज करेंगे, देन क्या है फॉर्मूला? देखो फिर से फ्लैश होगा, क्या? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि यहां पर आपको जो रेट है वो 100 में प्लस भी करना है साथ में, एंड देन यू हैव टू गिव हिम द कमीशन। एक बार देख लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है इसकी। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज नेट प्रॉफिट ऑफ दिस एंड द मैनेजर इज entitled to a commission of 10% on the profit after charging such commission। वर्ड याद रखिएगा, अगर बिफोर है आपको 100 में कोई रेट प्लस नहीं करना है, बट इफ यू आर गिवन दैट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन 100 में रेट भी प्लस कर दीजिएगा, यू विल गेट योर कमीशन अमाउंट। बताइए कोई डाउट? अगर मैनेजर्स कमीशन क्लियर है, पार्टनर्स कमीशन आपको ऑलरेडी आ गया।
कैसे, देख लो, इसको क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000, ये छोड़ दो अभी, जब हम P&L अप्रोप्रिएशन करेंगे तब वहाँ पे ये कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पर जो 2 लाइनें मैं आपको शो करना चाह रहा था वो देखो। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन कितना, 10% का ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, क्लियर। आगे, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ए को बिफोर चार्जिंग, बी पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 4,40,000, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ कमीशन शो करना चाह रहा था, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो वहाँ पे 2A's कमीशन जो लिखा है ना, वहाँ 4,40,000 इंटू 10/100, सिंपली रेट अपॉन 100। क्यों? क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वहाँ है, आपने डायरेक्ट 44,000 उसको कमीशन दे दी। बी के साथ क्या सिनेरियो है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेसिकली 3 कंसेप्ट हमने आज सीखे। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, एंड लास्टली द कमीशन। अब हम अगली वीडियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तब तक का आपका टास्क क्या है, इन तीनों कंसेप्ट्स को इलस्ट्रेशन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करिए। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइएगा, कमेंट करिएगा, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा डेडिकेटली। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एज वेल। हाँ, अब आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो वो जो एक बेचारा नीचे लाल हो रहा है ना गुस्से में, उसको प्रेस कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए, एंड साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम आएँ आप हमसे पहले यहाँ पर हाजिर हो जाएं। So till then, thank you for watching us. Enjoy and study well. Thank you.